Hello and welcome to Shri Krishna IAS. This is the third lecture in the lecture series of economics for UPSC prelims and mains examination. So far I have discussed cardinal and ordinal utility. In cardinal utility I have discussed total utility and marginal utility, and in ordinal utility I have discussed marginal rate of substitution, diminishing marginal rate of substitution, monotonic preferences, indifference curve, properties of indifference curve, and many other things. So in today's lecture we will discuss consumers budget and the concept of demand. तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखे हैं उन लेक्चर्स को प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस दोनों लेक्चर्स का एप्लीकेशन आज के लेक्चर में होने वाला है। और अगर आप तीनों लेक्चर्स को पूरे एक तरीके से सीरीज़ में देख लेंगे तो आपका यूटिलिटी एंड डिमांड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से यूटिलिटी एंड डिमांड को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बजट से। बजट क्या होता है? बजट होता है किसी भी कमोडिटी की कोई भी क्वांटिटी जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, उसे आप बोल सकते हैं बजट। सो बेसिकली बजट किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? बजट डिपेंड करता है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन दो चीज़ों के ऊपर आपका बजट डिपेंड करता है। कोई भी एक चीज़ कंज्यूमर को सपोर्ट नहीं करती है, उसकी इनकम या प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वो चीज़ वो कमोडिटी कंज्यूमर के बजट से बाहर हो जाएगी, वो उसके अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगी। कंजम्पशन बंडल्स विच आर अवेलेबल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंजम्पशन बंडल क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कंजम्पशन बंडल किसे कहते हैं। लेट्स से कंज्यूमर की इनकम थी 100 रुपीज़, दो कमोडिटीज़ उसके पास अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, एक बनाना और एक मैंगो। बनाना की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और मैंगो की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो उसने खरीद लिए, लेट सपोज 4 बनाना खरीदे और 3 मैंगो खरीदे। सो ये 4-3 का जो कॉम्बिनेशन हो गया ये एक कंजम्पशन बंडल हो गया अवेलेबल। अब 100 रुपीज़ में इस गिवन प्राइस पे वो डिफरेंट क्वांटिटी बनाना और मैंगो की खरीद सकता है। सो जो भी वो क्वांटिटीज खरीद सकता है वो हो जाते हैं कंजम्पशन बंडल। नेक्स्ट वो लिखता है कि जो भी बंडल कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है वो उसकी इनकम को एक्सीड नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली आप अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है उतना ही तो आप खरीद सकते हैं। आपके पास अवेलेबल 100 रुपये है तो आप 110 रुपये का सामान नहीं खरीद के ला सकते हैं। तो आपने किस में खरीदना है? अपनी इनकम की लिमिट के अंदर खरीदना है। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px1 plus px2 up to pxn, pnxn is less than equal to m, where m is the income of the consumer, p is the price of the commodity, and x is the quantity of the commodity. Sorry for this, certain things are inevitable in Windows 10. So let's continue. Budget set is the collection of bundles that the consumer can buy with her income at the prevailing market price. So budget set क्या हो गया आपका? जैसे एक ये बंडल था 4-3 का, इस तरीके से जो डिफरेंट बंडल कंज्यूमर अपनी इनकम में खरीद सकता है वो सारे बंडल्स मिलके एक बजट सेट बना देंगे। जो और हर बंडल जो होगा, जो भी बजट सेट के अंदर आ रहा है, वो या तो कंज्यूमर की इनकम के बराबर होगा या इनकम से कम होगा। उस इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं। द लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स विच एग्जैक्टली कॉस्ट इक्वल टू द इनकम एम लाई ऑन द लाई ए बी विच इज नोन एज बजट लाइन। ये जो बजट लाइन होती है ना, ये यहाँ पर कंज्यूमर की सारी इनकम अफोर्ड हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी इनकम कंज्यूम हो जाएगी। जैसे हमने 4 बनाना खरीदे थे, 3 मैंगो खरीदे थे, कंज्यूमर के पास थे 100 रुपये, ठीक। एक बनाना की कॉस्ट थी 10 रुपये और एक मैंगो की कॉस्ट थी 20 रुपये, तो उसके पूरे 100 रुपये लग गए, पूरे 100 रुपये उसे कंज्यूम हो गए। तो वो कहाँ पर लाई करेगा? इस बजट लाइन के ऊपर लाई करेगा। बजट बंडल्स लाई ऑन द लाइन ए बी कॉस्ट कंज्यूमर्स और एंटायर इनकम। ऑल द बंडल्स इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट विच आर ऑन और बिलो द लाइन आर इंक्लूडेड इन द बजट सेट। जो भी बंडल्स इस लाइन से नीचे लाए करेंगे वो सब कंज्यूमर खरीद सकता है, और जो भी बंडल्स इस लाइन के ऊपर लाए करेंगे वो कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसकी इनकम उतनी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो भी बंडल इस क्वाड्रेंट के अंदर लाए करेंगे
कंज्यूमर वो सारे बंडल्स खरीद सकता है। आगे चलते हैं, चेंज इन दी बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज कैसे होता है, ये जो लाइन आपकी बनाई थी हमने यहाँ पर, ये कमोडिटी एक्स थी, ये कमोडिटी वाई थी। यहाँ पर पहले वो कमोडिटी की जो हमारा था एक्स और वाई, अगर हम बनाना और मैंगो वाला एग्जाम्पल लें तो 4 और 3 वो खरीद रहा था। अब वो कहता है कि अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाएगी, लेट्स से अब उसके पास 100 से 200 रुपये आ गए, ठीक है, तो अब वो दोनों की डबल डबल क्वांटिटी खरीद सकता है। तो आपकी बजट लाइन किधर मूव कर जाएगी, राइटवर्ड मूव कर जाएगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड मूव करेगी। और अगर इनकम उसकी घट जाएगी तो आपकी बजट लाइन डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगी। तो जब आपका इनकम में चेंज होता है तो बजट लाइन आपकी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करती है, उसके स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है, उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। देखिए इस तरीके से ये कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, ये बजट लाइन आपकी मूव कर रही है इस तरीके से। सेकंड थिंग, जब आपका प्राइस में चेंज आता है, जब आपका प्राइस चेंज होता है किसी कमोडिटी का, तो आपकी बजट लाइन जो है उसके स्लोप में चेंज आता है, वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव नहीं करती है, आपकी बजट लाइन के स्लोप में चेंज आता है। स्लोप मतलब जो उसकी स्टीपरनेस होती है ना, ये जितनी वो कितनी स्लांट है, इस चीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका प्राइस चेंज होगा तो आपके स्लोप में चेंज आएगा। अब स्लोप में कितना चेंज आएगा, किधर की तरफ चेंज आएगा, ये डिपेंड करेगा आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में जैसे कि इनकम में चेंज आता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड या इनवर्ड मूव करती है, डिपेंड कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है। इस तरीके से ये अब आपकी न्यू बजट लाइन होगी। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, ये ऑप्टिमल चॉइस क्या होती है पढ़ते हैं। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर मींस चूजिंग द बंडल विच गिव्स हर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बट नॉट एक्सीडिंग द बजट, यानी कि वो ऐसा बंडल चूज करे, वो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चूज करे जो उसको सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज्यादा दे और जो उसके बजट में भी लाई करे। तो हमने इंडिफरेंस कर्व में ये पढ़ा था कि जो भी बंडल एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाए करते हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, उसी कंसेप्ट को देखेंगे। सो टेक्निकली क्या बोला जाता है, टेक्निकली इसको ऐसे बोलते हैं, वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ध्यान से सुनिएगा, वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, तो वो पॉइंट क्या होता है, वो आपका ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर होती है। किस तरीके से, अभी यहाँ पे इसको ग्राफ से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो रेड डॉटेड पॉइंट है, ये क्या है, ये ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर है, क्योंकि ये लाइन जो है वो बजट लाइन है, दिस इज योर बजट लाइन, और यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट है टू द बजट लाइन, तो ये पॉइंट क्या होगा, उसके लिए ऑप्टिमल चॉइस होगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी बंडल्स एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाए करते हैं वो सारे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बिलो बजट लाइन द बंडल कांट बी ऑप्टिमल एंड अबव बजट लाइन द बंडल कांट बी ऑप्टिमल, व्हाई सो। देखिए सबसे पहली चीज, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को अगर हम याद करते हैं, अगर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को मैं आपको रिमाइंड कराऊं, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी दी सेटिस्फेक्शन, हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी दी सेटिस्फेक्शन। तो जो IC3 है उसके ऊपर लाई करने वाले बंडल्स का सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली IC1 से कम है, तो इसलिए IC3 पर जो बंडल्स हैं उनको हम चूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव हो रहा है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे कौन से बंडल्स पर अचीव हो रहा है, IC1 पर अचीव हो रहा है। IC2 वाले बंडल्स को हम क्यों नहीं चूज करेंगे, क्योंकि वो तो उसकी बजट लाइन से बाहर हो गए, इन बंडल्स को तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो जिन बंडल्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बात आती है IC1 पे। IC1 पे जितने भी बंडल्स यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एग्जिस्ट करते हैं वो उसको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो पर्टिकुलरली यही पॉइंट क्यों, ये पॉइंट इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कंज्यूमर की इनकम में भी आ रहा है और वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी देगा। जो पॉइंट यहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे, वो उसकी बजट लाइन से बाहर हो जाएंगे
और कंज्यूमर उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर नहीं होंगे। सो इन शॉर्ट, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर क्या होगा? वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। सो इस स्लाइड में मैंने आपसे जो दो क्वेश्चन पूछे हैं उन दोनों का आंसर मैंने आपको कर दिया है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। देखिए सिंपल चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। डिमांड क्या होती है? डिमांड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड आपकी डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इन तीन चीज़ों के ऊपर डिमांड आपकी डिपेंड करती है। तो डिमांड की डेफिनेशन अगर मैं इन तीन चीज़ों को कंबाइन करूं तो डिमांड की डेफिनेशन क्या बनती है? द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड। तो यहाँ पर कौन सी तीन चीज़ें बेसिकली आई? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि प्रेफरेंस से मतलब क्या है? विंटर्स में गीजर्स की डिमांड बढ़ जाती है और समर्स के अंदर एसी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सो किस चीज़ की डिमांड कितनी होगी ये उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है। और उसके अलावा इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो कुल मिलाकर डिमांड आपकी किन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है? इनकम के ऊपर, प्राइस के ऊपर और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर। Law of demand states that keeping other things being equal, there is a negative relation between demand of the commodity and its price. Keeping other things equal मतलब अगर आप प्रेफरेंसेस को और उसके टेस्ट को छोड़ दें, तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज करेगी, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। तो इन शॉर्ट प्राइस जो है, डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्राइस के। डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम। डिमांड और इनकम के बीच में क्या रिलेशन होता है? इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम जितने भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए प्राइस को छोड़ देंगे और केवल इनकम के लिहाज से बात करेंगे। और उसके बाद स्लाइड में नहीं, इस पूरी स्लाइड में नहीं, इन दोनों पॉइंट्स में हम बेसिकली इनकम के लिहाज से बात करेंगे और यहाँ पर हम प्राइस के लिहाज से बात करेंगे। Quantity that a consumer chooses increases as the income increases and decreases as the income decreases. Such goods are called normal goods. सिंपल सी बात है, वो गुड्स जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ बढ़ जाएगी और इनकम डिक्रीज होने के साथ घट जाएगी। जैसे जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो कार, घर, गाड़ी, बंगला, इस टाइप की चीज़ें वो ज़्यादा डिमांड करेगा, और जब उसकी इनकम डिक्रीज करेगी तो इस तरह की चीज़ें जैसे कि जो अम्यूजमेंट वाली जो उसकी चीज़ें हैं वो उनको कम डिमांड करेगा। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड कहते हैं, जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ बढ़ जाती है और इनकम डिक्रीज होने के साथ घट जाती है। दूसरे पॉइंट पर यहाँ जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या है कि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ घट जाती है और इनकम डिक्रीज होने के साथ बढ़ जाती है, वो होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे लो क्वालिटी ग्रेन्स या लो क्वालिटी सीरियल्स जो होते हैं, जो आपको बेसिकली पीडीएस के थ्रू मिलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, सपोज कीजिए किसी बंदे की इनकम बहुत कम थी और वो केवल लो क्वालिटी ग्रेन्स ही अफोर्ड कर सकता था, लेकिन अब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स इंक्रीज कर सकता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए अब वो लो क्वालिटी ऑफ जो ग्रेन्स है उसकी डिमांड घट जाएगी। तो लो क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स क्या हुए? वो इन्फीरियर गुड्स में आते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स कौन से हुए? जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने से घट जाएगी और इनकम डिक्रीज होने से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिपेंड करते हैं प्राइस के ऊपर। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो सकता है या कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट चाय हो सकता है। तो हो सकता है कि जब टी के प्राइस इंक्रीज हों
जब टी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हो सकता है कि कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग चाय पीना कम कर दें और हो सकता है कॉफ़ी पीना ज़्यादा शुरू कर दें। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। यानी कि जब किसी एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने का प्रभाव दूसरे गुड के ऊपर पड़ रहा है तो वो कौन से हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड। इन्वर्सली अगर पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट इन्वर्सली पड़ रहा है, यानी कि अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हुए सो टी की डिमांड बढ़ गई, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जहां पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मिल्क के प्राइसेस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली चाय और दूध क्या है? वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना दूध के चाय नहीं बनती है, लेकिन इन जनरल हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में चाय जो है वो दूध की ही बनती है। तो हो सकता है कि दूध के प्राइसेस बढ़ने से चाय की डिमांड कम हो जाए, या चीनी के प्राइसेस बढ़ने से चाय की डिमांड कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। या इसका एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से हो सकता है पेट्रोल व्हीकल की डिमांड कम हो जाए और डीजल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाए। तो पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल क्या हो गए? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए, और पेट्रोल व्हीकल क्या हुए? एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। नेक्स्ट देखते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ इनकम इंक्रीजेस फॉर नॉर्मल गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड फॉर इंफीरियर गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। तो देखिए, जब जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी सेम प्राइस के ऊपर, अगर प्राइस सेम और आप डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। सो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड आपकी आउटवर्ड यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होती है, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड आपकी लेफ्टवर्ड यानी कि इनवर्ट शिफ्ट होती है। ये मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, यानी कि अगर मान लीजिए टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। टी का प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में कॉफ़ी का कर्व किधर शिफ्ट होगा? आउटवर्ड शिफ्ट होगा। और टी का कर्व किधर शिफ्ट होगा? इनवर्ट शिफ्ट होगा। सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा कि अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो चाय के डिमांड कम हो गई, दूध का प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड कम हुई, तो टी का जो कर्व है वो इनवर्ट शिफ्ट होगा यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, एंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। ये सब्स्टिट्यूट के लिए और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हो रही है ये चीज़। If consumers' preference change in the favor of a good, the demand curve for such good shifts rightward. For example, गर्मियों में AC की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो AC का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और घटेगी कब? सर्दियों में, तो उसका कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं तो कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, अगर फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो कर्व आपका आउटवर्ड यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है। उसके बाद अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो उसके स्लोप में चेंज आता है, लाइन नहीं मूव होती है, लाइन राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड नहीं मूव करती है, अलोंग द डिमांड कर्व चेंज, अलोंग द डिमांड लाइन चेंज आता है। इसका मतलब स्लोप में चेंज होता है, उसकी जो स्टीपनेस होती है उसमें चेंज होता है कि जो डिमांड लाइन है वो कितनी ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी, कितनी ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, उस चीज़ में चेंज आता है। सो इसको हम समझ सकते हैं कि जब भी प्राइस में चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, और जब अदर किसी फैक्टर में चेंज होता है, सो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, यानी कि डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव होता है, और जब प्राइस में चेंज होता है तो स्लोप में चेंज आता है, यानी कि मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में प्राइस चेंज होने से कितना फ़र्क आता है। सो वो हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। जितने कम प्राइस चेंज पर जितनी ज़्यादा कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाए उतना ही ज़्यादा वो कमोडिटी इलास्टिक होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या फर्क आ रहा है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है लेकिन उनकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है,
कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस ज़रा सा ही इंक्रीज करता है लेकिन उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपके लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कि रोल्स रॉयस है या फरारी जैसी गाड़ियां हैं, तो उनके प्राइस बढ़ते भी हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। लोग जितना उन्हें पहले खरीदते थे उतना ही अब खरीदेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मारुति जैसी गाड़ियों के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड सडनली एकदम से कम होनी शुरू हो जाएगी, लोग उनको कम खरीदना शुरू कर देंगे। सो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है? डिमांड कर्व की रिस्पॉन्सिवनेस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The demand for a good is likely to be elastic if close substitutes are easily available. On the other hand, if close substitutes are not easily available, तो demand of a good is likely to be inelastic. इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लूँगा। आपके पास टी और कॉफ़ी दोनों विकल्प अवेलेबल हैं। अचानक से टी के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर गए, तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी की डिमांड मार्केट में अचानक से तेज़ हो जाएगी। लेकिन अब आपके पास अवेलेबल ही केवल कॉफ़ी है, ठीक है, तो अब टी से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। अब जब कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के प्राइसेस कितने भी चेंज हों, क्योंकि आपके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल, तो कॉफ़ी लोग पियेंगे ही पियेंगे, तो उसकी डिमांड में अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। सो यूटिलिटी एंड डिमांड एंड्स हियर। दैट्स इट फॉर यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लोगों का यूटिलिटी एंड डिमांड क्लियर हो जाएगा। अब आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। पीपीटीज पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट नंबर पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और डिटेल ले सकते हैं जो भी कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं उनके लिए।